हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का अपने चैनल एल स्टडी एकेडमी पे आइए, आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग छांट छांट कर लाए हैं। इसे देखते हैं और आप लोग जो है ना जी, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक तड़कता धड़कता शायरी पेश करते हैं, जो कि हम लोग को मोटिवेशनल बना रहे और पूरा क्लास कंप्लीट करे और अपने पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे रहें। और इतना अच्छा से तैयारी करना है कि 450 प्लस नंबर आ जाए। देखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है। हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है कि नहीं? देखिए, देखिए दोस्तों, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत साथ देगा? नहीं देगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत के भरोसे बैठा रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? बताइए जी, कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? पहला क्या होगा? पहला आंसर है इसका, पहला का आंसर है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत आता है जी? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। सैन्य भूगोल किसका उपक्षेत्र है? तो राजनीतिक भूगोल का है। किसका? राजनीतिक भूगोल का है। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है कि नहीं? सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और सांस्कृतिक भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखिए, कह रहा दूसरा क्वेश्चन कि मानव का जनक किसे कहते हैं जी? बताइए, हम आप लोग को थ्योरी क्लास में कराए थे, मानव का जनक किसे कहेंगे जी? मानव का जनक फ्रेडरिक रेडजेल। इसका पूरा नाम, रेडजेल का पूरा नाम क्या है जी? फ्रेडरिक रेडजेल। इसको आधुनिक मानव का भी पिता कहा जाता है। आधुनिक मानव का पिता कहे या मानव का पिता कहे, किसको लगाना है जी? फ्रेडरिक रेडजेल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल ना एक किताब लिखा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सा लिखा था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आपको पूछा जाएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन है जी? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव भूगोल सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल तथा परिवेश संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? देखिए, यह कथन किसने कहा कि मानव भूगोल सामाजिक एवं आर्थिक तथा परिवेश संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था जी? यह कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? कुमारी सैंपल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फ्रेडरिक रेडजेल जो था ना जी, इसी का शिष्य था। यानी फ्रेडरिक रेडजेल गुरु थे किनके? कुमारी सैंपल। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के थे और कुमारी सैंपल अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कह रहा कि नीचे जो लिखा गया है, कौन सा जो विद्वान है जिसका भूगोल से संबंध नहीं है? बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंट रसेल। क्या होगा? बेंट रसेल। रेडजेल है, फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है ना। ग्रिफिथ टेलर ने नॉन निश्चयवाद का, संभववाद जो है, नॉन निश्चयवाद, इस सब का प्रतिपादन माना जाता है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि संभववाद अवधारणा में किसको महत्वपूर्ण माना गया है? किसको महत्वपूर्ण माना गया है जी? बताइए। प्राकृतिक तत्व को, या मानवीय तत्व को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको पूछा जाएगा संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जी? संभववाद शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे ने किया था। कौन? फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि संभववाद शब्द का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बताइएगा जी, संभववाद शब्द का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्रिफिथ टेलर। किसको? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर को, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कि नौ निश्चयवाद का संबंध किससे है?
अभी बताए थे। नौ निश्चयवाद का संबंध किससे है जी? ग्रिफिथ टेलर से। किससे है? ग्रिफिथ टेलर से। नौ निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रुको और जाओ निश्चयवाद। अगर आपको पूछेगा रुको और जाओ निश्चयवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया था जी? ग्रिफिथ टेलर, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोभूगोल का वर्णन नहीं करता है। यानी नीचे जो लिखा गया है इनमें से कौन मनोभूगोल का वर्णन नहीं करेगा? बताइए जी। प्राचीन मानचित्र करेगा? नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले के जमाने में लोग जंगल में रहा करते थे, वो जंगल वाला चित्र लेके अभी क्या करेगा? है कि नहीं? इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ये होगा। यात्रियों का विवरण हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना जी, यात्रियों का विवरण। यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता? मार्को पोलो का, है कि नहीं? तो हम लोग वो पढ़ते हैं ना जी, यात्रियों का विवरण पढ़े तब ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मनोभूगोल का वर्णन नहीं करता है? वर्णन नहीं करता है तो संकलात्मक अनुशासन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? संकलात्मक अनुशासन। क्या होगा जी? संकलात्मक अनुशासन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का प्रमुख कौन सी अवधारणा है जी? बताइए कौन सा है जी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जी कि प्राकृतिक एवं मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का प्रमुख आधार कौन सा तत्व है? बताइए जी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति होगा। है कि नहीं? बुद्धिमत्ता नहीं होगा और तकनीक भी नहीं होगा और समाज भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि कौन सा जो है कौन निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? बताइए जी। जो मानव की जो है ना जरूरी चीजों में से कौन सा नहीं है? बताइए क्या होगा? परिवहन। परिवहन होगा कि नहीं जी? कृषि होगा कि नहीं जी? बताइएगा। और गृह निर्माण और वस्त्र उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किसी भी इंसान को सबसे पहले जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए जी? भोजन होना चाहिए, है कि नहीं? भोजन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेती बाड़ी यानी कृषि करना पड़ेगा, है कि नहीं? दूसरा घर होना चाहिए रहने के लिए। तीसरा वस्त्र होना चाहिए पहनने के लिए। तब बाद में परिवहन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि परिवहन उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले खाने का होना चाहिए, फिर कपड़ा होना चाहिए, फिर रहने के लिए घर होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोभूगोल का उपागम नहीं है? बताइएगा जी। कौन सा मनोभूगोल का उपागम नहीं है? मानवीय क्रांति नहीं होगा। क्या होगा? मानवीय क्रांति नहीं होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मानवीय क्रांति नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है पूरा दुनिया में? किस परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है जी? सबसे अधिक होगा चीनी तिब्बती। क्या होगा? चीनी तिब्बती। क्या होगा जी? चीनी तिब्बती। अगर यही पूछता सबसे कम किस भाषा परिवार का है तो क्या होता? भारतीय यूरोपीय, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो क्या होगा? अभी बताए थे जस्ट। बताइए जी कमेंट बॉक्स में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय सबसे कम है और सबसे अधिक कौन है? चीनी तिब्बती है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप शाखा नहीं है? बताइएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उप शाखा नहीं है? तो सैन्य भूगोल। कौन सा है? सैन्य भूगोल। ये किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है कि नहीं? सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी चिकित्सा भूगोल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा भूगोल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्थानीय संगठन में भौगोलिक अध्ययन का उपागम माना गया है कब? यानी स्थानीय संगठन का भौगोलिक अध्ययन जो का उपागम जो हो रहा था कब हुआ था? 1950 से 1960 में। ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जी, आप लोग सारा आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है आपका कितना सही हुआ कि और कितना गलत हुआ। देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन नौ-निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नौ-निश्चयवाद अभी बताए थे जी, जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ग्रिफिथ टेलर। क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मनोभूगोल से संबंधित नहीं है? बताइए कौन मनोभूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति है, क्षेत्रीयवाद है और स्थानीय संबंध है। इसका आंसर क्या होगा? अध्ययन एवं वर्णन। क्या होगा? अध्ययन एवं वर्णन भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नौ निश्चयवाद का परावर्तक किसे माना जाता है जी? बताइए नौ निश्चयवाद का किसे माना जाता है? विडाल डी लाबलास। ब्लास का पूरा नाम क्या है जी? विडाल डी लाबलास। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर मनोभूगोल का पिता किसे कहेंगे? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल है कि नहीं? और संभववाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ग्रिफिथ टेलर को। किसको? ग्रिफिथ टेलर को। होमबोल्ट एक पुस्तक लिखा था, क्या नाम था जी? कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स। आपको पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स का लेखक कौन है? होमबोल्ट है कि नहीं? चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास